एक गांव में रतन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। रतन गांव के पास वाले जंगल के बाहर से लकड़ियां काट कर बेचा करता था। उसी से उसके घर का जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। एक दिन की बात है, रतन जब जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने गया तो उसे उसकी लाई हुई लकड़ियों के बदले अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे। रतन भाई, ये लकड़ियां कैसे दी? भाई 50 रुपए किलो की है। देखो भाई, इतने तो नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी लकड़ियों के बदले में 25 रुपए दे सकता हूँ। अरे भाई, इतने कम पैसों में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। देखो भाई, तुम्हारी लकड़ियां बहुत कमजोर हैं। इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। भाई देख लो, कुछ और मिल जाते तो अच्छा होता। बड़ी मेहनत करके लाया हूं। नहीं नहीं भाई, अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी अच्छा दाम मिलेगा। बोलो, दे रहे हो 25 में या मैं कहीं और से ले लूं? ग्राहक से यह सुनकर रतन काफी ज्यादा दुखी हुआ, परंतु उसके पास लकड़ियां बेचने के अलावा कोई और उपाय तो नहीं था, इसलिए वो मान गया। कुछ देर बाजार में लकड़ियां बेचने के बाद रतन कमाए हुए पैसे लेकर राशन की दुकान पर गया और वहां से सामान लेकर घर की ओर चल पड़ा। रतन को देख रतन की पत्नी सरिता ने उससे कहा, जी आप मैंने जो कहा था वो सामान ले आए। हाँ सरिता, ले आया हूं। रतन ने सरिता से कह तो दिया था कि वो सामान ले आया है, पर सरिता ने जब सामान देखा तो सामान देखकर सरिता ने रतन से कहा, अरे जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सा सामान है और कुछ कुछ काम की चीजें तो आप लाना ही भूल गए। अरे भाग्यवान, मुझे पता है, पर अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। इतनी मेहनत करके मैं लकड़ियां काट कर लाता हूं, परंतु उनको बेचकर मुझे थोड़ी भी संतुष्टि नहीं होती है। आज भी मैंने जितनी लकड़ियां बेचनी थी सब बेच दी, परंतु उनसे जितने पैसे मिले थे उन पैसों में बस यही कुछ आ पाया। रतन की ये बात सुनकर सरिता उदास हो जाती है, पर रतन को दिलासा देने के लिए वो उससे कहती है, सुनिए जी, इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? आपको तो पता ही है, हम लोग कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ, मुझे पता है सरिता, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे मेरे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप लकड़ियां काटने के बजाय कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? हाँ सरिता, मैंने भी कई बार दूसरे काम ढूंढने की कोशिश की है, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। यह सुनकर सरिता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर सरिता को परेशान देख रतन उससे कहता है, तुम परेशान मत हो भाग्यवान, रुको मैं फिर से जाता हूं और कुछ और लकड़ियां काट कर उन्हें बेच कर आता हूं। नहीं जी, नहीं, अब मत जाइए आप। अब आप कल चले जाना। वैसे भी शाम होने वाली है और कहीं ज्यादा रात हो गई लकड़ियां काटने में तो जंगल में परेशानी हो सकती है। ठीक है सरिता, अगर तुम कह रही हो तो मैं कल चला जाऊंगा। तो एक काम करो, तुम रात का खाना बनाओ, तब तक मैं मेरे मित्र से मिलकर आता हूं। सरिता से कहकर रतन गांव में रहने वाले अपने मित्र से मिलने निकल जाता है। रतन का मित्र श्याम भी उसकी तरह लकड़ियां काटा करता है और उसके परिवार का खर्च भी लकड़ियां बेचकर जो पैसे आते हैं उन्हीं से चलता है। और रतन भाई, क्या हाल चाल है? आज बड़े उदास दिख रहे हो। सब ठीक तो है? क्या बताऊं श्याम भाई, दिल बहुत भारी है। इतनी मेहनत करता हूं जंगल में, पसीना बहाता हूं, मगर जब लकड़ियां बेचने जाता हूं तो लोग 2 कौड़ी की कीमत लगाते हैं। आज भी सिर्फ 25 रुपये किलो मिले। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ रतन, मैं भी यही सब झेल रहा हूँ। लकड़ियों की कीमत गिरती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब तो यही डर लगता है कि कहीं बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। सही कह रहे हो भाई। सरिता भी बहुत परेशान हो जाती है। आज उसने कुछ सामान लाने कहा था, मैं अभागा, वो भी नहीं ला पाया उसके लिए। क्या करें, कोई और रास्ता भी तो नहीं सूझता। ऊपर से लकड़ियां बेचने जाओ तो सब कहते हैं अच्छी लकड़ियां लाओ। अब तुम ही बताओ, हम इतनी मेहनत करके लकड़ियां लाते हैं, वो क्या अच्छी नहीं है? अब उनको चाहिए मजबूत लकड़ियां। अब ऐसी लकड़ियों के लिए तो हमें जंगल के अंदर से लकड़ियां लानी पड़ेगी, और तुम तो जानते ही हो कि जंगल के अंदर तरह तरह के जंगली जानवर है। हाँ रतन भाई, जंगली जानवर तो होंगे, पर अब वही अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। क्योंकि जहां से हम लकड़ियां लाते हैं, वैसे भी वहां के सारे पेड़ तो लगभग कट ही चुके हैं। और जो बचे कुचे हैं, उनको देख के लगता तो नहीं है कि उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। श्याम की यह बात सुनकर रतन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि श्याम बिल्कुल ठीक कह रहा था। जहां से रतन सारी लकड़ियां काट कर लाता था, वहां के लगभग सारे पेड़ तो कट चुके थे। अब उसे जंगल के अंदर से ही लकड़ियां मिल सकती थीं।
अगली सुबह रतन कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने निकल जाता है, परंतु जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सारे झाड़ तो कट चुके हैं। बस कुछ गिने चुने बचे हैं, पर वो उसके काम लायक नहीं थे। अरे, यहां तो अब पेड़ ही नहीं बचे हैं। मैं लकड़ियां कहां से काटूं? श्याम सच ही कह रहा था। अब तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या जंगल के अंदर जाना सही रहेगा? वहां तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। रतन वहीं खड़े खड़े सोचने लगता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर मैं आज जंगल के अंदर नहीं गया तो आज मैं अपने घर पैसे नहीं ले जा पाऊंगा, और अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा? यही सोचकर रतन जंगल के अंदर जाने की सोच लेता है और फिर कुछ देर चलते चलते वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है। रतन जंगल के अंदर पहुंच तो गया था, परंतु जब उसने इधर उधर पेड़ देखे तो उसे वहां कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। अरे, यहां पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं लकड़ियां काट कर ले जा सकूं। लगता है मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर रतन जंगल के और अंदर चला जाता है, परंतु जंगल के इतने अंदर आकर उसे डर भी लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते थे। अभी वो कुछ दूर और चला ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। किसी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर रतन चौंक जाता है। अरे, इस भयानक जंगल में ये कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है? रतन बिना कुछ सोचे जिस जगह से चिल्लाने की आवाज आई थी, जंगल के उस हिस्से की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक जाल में खरगोश फंसा हुआ था और वहीं खरगोश बचाने के लिए आवाज लगा रहा था। पहले तो रतन डर जाता है, पर फिर भी वो उस खरगोश के पास जाकर उससे कहता है, अरे, तुम तो एक खरगोश हो ना, तो तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम्हें इस जाल में किसने कैद किया है? मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। पहले तुम इस जाल को मुझ पर से हटाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो, वरना मैं मर जाऊंगा। खरगोश को इस तरह जाल में बंद देखकर रतन को बुरा लगने लगा। इसलिए रतन ने उस खरगोश को उस जाल से आजाद कर दिया। पर खरगोश के आजाद होते ही वहां अचानक काले बादल उठने लगते हैं और उन बादलों के बीच वह खरगोश एक जिन में बदल जाता है। खरगोश को जिन बनते देखकर रतन बुरी तरह से डर जाता है। अरे, तुम तो एक जिन हो। हाँ, सही कहा। मैं जिन हूं, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जिन हूं, और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब रतन की हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि उसने खरगोश की मदद करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया था। पर वो किसी तरह अपने डर को छुपाता है और उस जिन से कहता है, अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए? मैंने तो तुम्हें आजाद किया है इस जाल से, और तुम मुझे ही खा जाओगे। ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूं। मैं तुम्हें आज नहीं खाऊंगा, पर अगर तुम मुझे आज के बाद यहां दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। जिनकी यह बात सुनकर रतन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। रतन जैसे ही उस जिन से बचकर उस जंगल से बाहर आता है तो उसे वहां एक साधु महाराज दिखाई देते हैं, और साधु ने जब रतन को इतना परेशान और डरा हुआ देखा तो उसने रतन से पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ महाराज जी, हाँ। अभी मैं एक जिन्न को आजाद करके आया हूं और किसी तरह से बच बचाकर वहां से जिंदा वापस लौटा हूं। इसी वजह से इतना डरा हुआ हूं। क्या तुमने उस जिन्न को आजाद कर दिया? पर मैंने तो उसे खरगोश बना दिया था। साधु की बात को सुनकर रतन समझ जाता है कि इन्हीं ने उस राक्षस को कैद किया था। इसलिए रतन ने साधु महाराज को जंगल में घटी सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने रतन से कहा, बेटा, यह तो तुमने अनर्थ कर दिया है। उस जिन्न ने जंगल में कई दिनों से उत्पाद मचा रखा था, इसलिए मैंने उसे खरगोश बनाकर कैद कर दिया था, ताकि जंगल में फिर से शांति आ जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। बाबा, अब आप मेरी मदद कीजिए। मुझसे जो गलती हुई है वो जाने अनजाने में हुई है। बेटा, तुम चिंता मत करो, उसे दोबारा फिर से कैद किया जा सकता है। यह कहकर साधु महाराज ने रतन को भभूति दी और उससे कहा, बेटा, यह लो भभूति। अगर कहीं मुझसे पहले वह तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम इस भभूति का इस्तेमाल कर लेना। अगर तुमने इसे उसे खिला दिया तो वह तुम्हारे वश में हो जाएगा
और यदि इस भभूति को उस राक्षस पर डाल दिया तो वह फिर से खरगोश बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे खाने से वह अधिक समय तक तुम्हारे वश में नहीं रहेगा, इसलिए जैसे ही मौका मिले यह भभूति उसके ऊपर फेंक देना। साधु बाबा की यह बात सुनकर रत्न काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था आज नहीं तो कल उसे लकड़ियां काटने इस जंगल में आना ही होगा, और अगर उस समय यदि वो जिन्न उसके सामने आ जाएगा तो यह भभूति उसके बहुत काम आएगी। फिर क्या था, साधु बाबा से भभूति लेकर रतन अपने घर आ गया। अगले दिन सुबह होते ही रतन ने अपने हौसले को समेटा और हाथ में कुल्हाड़ी और साधु महाराज की दी हुई भभूति लेकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। उसे अब डर तो था, लेकिन अब उसके पास उम्मीद भी थी। उम्मीद उस भभूति की जो शायद इस बार उसे बचा सकती थी। अभी रतन जंगल में गया ही था कि वहां वो जिन्न फिर से उसके सामने आ जाता है। तू आज फिर यहाँ आया। मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। हाँ, मुझे याद है तुमने मुझे मना किया था यहाँ आने से, पर मैं क्या करूं? ये पापी पेट और परिवार की भूख मुझे चैन से बैठने नहीं देती। मुझे कुछ अच्छी और मजबूत लकड़ियां चाहिए जो सिर्फ इस जंगल के भीतर ही मिलती हैं। लकड़ियां काटनी है? पर कैसे काटोगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। उन्हें काटना तुम्हारे इंसानी हाथों के बस की बात नहीं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, इसलिए जरा तुम मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो। रतन की ये बात सुनकर जिन्न ने उससे गुस्से में कहा, अरे क्यों? मैं क्यों पकड़ूं तुम्हारी कुल्हाड़ी? लगता है तुम भूल गए हो, मैंने कल तुम्हें बचाया था, तो क्या तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते हो? रतन की ये बात सुनकर जिन्न कुछ देर सोचने लग जाता है और फिर रतन से कहता है, ठीक है, कल तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लाओ तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझे दो। जिन्न ने जैसे ही रतन की कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली, उसे ये काफी हल्की लगी। तुम इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते हो? ये तो काफी हल्की है। ये तुम्हारे लिए हल्की है क्योंकि तुम इतने शक्तिशाली हो। क्यों ना तुम मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा दो एक बार। यह सुनकर जिन्न को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर कल की बात सुनकर जिन्न ने रतन के लिए फटाफट से 4-5 पेड़ काट दिए और उससे कहा, लो तुम्हारे पेड़ काट दिए हैं, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर क्या तुम इन्हें मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? क्योंकि तुमने तो 4-5 पेड़ काट दिए, मैं कैसे ले जाऊंगा? तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? अरे नहीं नहीं, नौकर नहीं, आप तो हमारे राजा की तरह है, क्योंकि आपके इतना शक्तिशाली तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। अगर आप मेरी मदद करोगे तो आपका नाम होगा। रतन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जिन्न भी उसकी मदद करने तैयार हो जाता है और लकड़ियां लेकर रतन के साथ चल पड़ता है। चलते चलते कुछ देर में जिन्न रतन के साथ रतन के घर पहुंच जाता है, पर जब उसकी पत्नी ने जिन्न को देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई और बोली, अजी ये तो जिन्न है, आप कहाँ इसके साथ घूम रहे हो? मुझे पता है भाग्यवान, पर तुम डरो मत, ये मेरी मदद करने यहां तक आया है। इसके बाद जिन्न ने रतन से कहा, अच्छा, तो मैं जाता हूँ, पर याद रखना कल दिखाई मत देना जंगल में, वरना अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जिन्न वहां से गायब हो जाता है। और उस जिन्न के जाने के बाद सरिता ने अपने पति रतन से पूछा, सुनिए जी, ये जिन्न कहाँ से आ गया? और आप इसके साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो जिन्न आपकी लकड़ियां क्यों लेकर आया? कुछ बोलिए जी। देखो भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, वो जिन्न हमें कुछ नहीं करेगा। उसकी मैंने कल मदद की थी, इसीलिए वो आज मेरी मदद कर रहा था। ऐसे कैसे जी? जिन्न आपकी मदद कर रहा है? वो तो मुझे बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। और आपने देखा नहीं, वह जाते वक्त कितना गुस्से में था और उसने आपसे क्या कहा? हाँ सरिता, मुझे पता है, पर तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो, मैं लकड़ियों को बाजार में बेचकर आता हूं। आज से हम लोग अमीर हो जाएंगे। क्या अमीर हो जाएंगे? पर कैसे जी? अरे क्योंकि अब रोजाना यही जिन्न लकड़ियां काट कर लाया करेगा, और वो जो लकड़ियां काट कर ला रहा है वो बहुत मजबूत है और उनकी बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। जिन्न लकड़ियां काट कर लाएगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप ये सब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तुम रहने दो सरिता, तुम आराम करो, मैं चला बाजार लकड़ियां बेचने। इसके बाद रतन ने लकड़ियां उठाईं और बाजार की ओर चल पड़ा। आज उसकी लकड़ियां कुछ ही देर में बिक जाती हैं और आज उसे उन लकड़ियों के बदले काफी अच्छे पैसे मिले, जिससे वह घर का सारा राशन ले आया।
इतने सारे राशन को देखकर सरिता काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया था। सच कह रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ जी, क्योंकि आज आप तो पूरे महीने का राशन एक ही बार में ले आए हो। भाग्यवान, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अब तो तुम बस देखते रहना, ये सब तो आता ही रहेगा। तुम चिंता मत करो। अगली सुबह रतन फिर से जंगल पहुंच जाता है। जंगल में आने के बाद वहां लकड़ियां काटने लगता है। जब रतन लकड़ियां काट रहा था, तभी वो जिन्न फिर वहां प्रकट हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना, फिर भी चला आया। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? अरे, वह तो मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया था। कल आपने जो लकड़ियां काट कर दी थीं, उन्हें बेचकर मुझे बहुत मुनाफा हुआ था, तो सोचा आपको धन्यवाद कराता हूँ। मुझे तेरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मेरे तरफ से धन्यवाद नहीं स्वीकार कर सकते हो तो कम से कम मेरी पत्नी ने जो आपके लिए भोजन भेजा है उसे तो ग्रहण कर लो। नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, न कि ये घास फूस वाला खाना। हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, पर उसने कहा है कि अगर आप ये खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। और वैसे मेरी पत्नी के हाथ में जादू है, उसके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, लाओ मैं खा लेता हूँ। यह सुनकर जिन्न ने खाना खा लिया, पर रतन ने उसे जो खाना खिलाया उसमें उसने साधु बाबा की भभूति मिला दी थी, और उस भभूति को खाने के कारण जिन्न अब रतन के वश में हो गया था। और जब रतन को लगा कि जिन्न उसके वश में हो चुका है, तो उसने उससे कहा, चलो, अब जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर मेरे घर पर ले चलो। ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, मुझे इन्हें बाजार में ले जाकर बेचनी भी है। यह सुनकर जिन्न बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा, और लकड़ियां काटने के बाद उन लकड़ियों को रतन के घर पर ले आया। घर पर आने के बाद जिन्न ने लकड़ियां रखी। इसके बाद रतन ने उससे कहा, अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम यहां से जा सकते हो। जिन्न भी वही करता है जो रतन उसे कहता है। जिन्न वहां से चला जाता है। धीरे धीरे रतन इसी तरह जिन्न से काम करवाता रहा। ये देखकर गांव वाले काफी हैरान थे कि इतना खतरनाक जिन्न रतन की हर बात कैसे मान रहा है। आखिर माजरा क्या है? एक दिन उसके मित्र श्याम ने उससे पूछ ही लिया। अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आजकल तुम्हारे साथ एक जिन्न घूमता रहता है और वह तुम्हारी सारी बातें भी मान रहा है। आखिर यह तुमने कैसे किया? कुछ नहीं भाई, बस एक बार उसकी मैंने जान बचा ली थी, तब से वो मेरी सारी बातें मान रहा है। लेकिन तुम बचे रहना, क्योंकि वह जिन्न बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। हाँ, मुझे पता है भाई, पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे इसकी एक कमजोरी भी पता है। अच्छा, तो इसलिए वो तुम्हारी हर बात मान रहा है और तुम्हारे सारे काम कर देता है। हाँ भाई, वरना तुम ही सोचो, मुझे अगर उसकी कमजोरी नहीं पता होती तो अब तक तो वो मुझे कच्चा चबा जाता। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ काम करवाना हो तो बता देना, तुम्हारा भी काम करवा दूंगा। नहीं भाई, रहने दो, मैं तो सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। पता लगे काम के चक्कर में जिन्न मुझे ही खा जाए। इतना कहकर श्याम रतन के घर से चला गया। अब रतन काफी प्रसन्न रहने लगा था, क्योंकि अब उसका लकड़ियों का काम काफी अच्छे से चल रहा था। पर धीरे धीरे उसकी भभूति खत्म होने लगी थी। एक दिन इसी तरह रतन बाजार से लकड़ियां बेचकर आता है। उसके घर पर आते ही सरिता उससे कहती है, आप आ गए जी। हाँ, मैं आ गया। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अब तो हम लोगों के सुकून के दिन आ गए हैं जी। हाँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर लग रहा है यह जिन्न ज्यादा दिन तक हमारा काम नहीं करेगा। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि मैं जिस भभूति से जिन्न को वश में करता हूं वह अब खत्म होने वाली है, और जिस दिन वह भभूति खत्म हो गई उस दिन के बाद यह जिन्न हमारा कोई काम नहीं करेगा, बल्कि पता नहीं वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है या मार भी सकता है। यह बात सुनकर सरिता और रतन काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी सरिता ने रतन से कहा, तो आप एक काम क्यों नहीं करते जी? अगर आपको लगे कि अब इतनी ही भभूति बची है कि अगली बार वह आपके बस में नहीं रहेगा, तो आपके पास जितनी भी भभूति बची हो उसे उसके ऊपर डालकर उसे फिर से खरगोश में क्यों नहीं बदल देते? हाँ सरिता, अब मैं वही करूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि बस अब जिन्न मेरे बस में नहीं होगा तो मैं उसे खरगोश में बदल दूंगा। देखते देखते समय के साथ धीरे धीरे 1 महीना होने को आया था। और फिर एक दिन रतन जब जंगल जाने वाला था कि तभी सरिता उसे रोक लेती है। रुकिए जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो? नहीं तो, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा हूं। अरे देखिए, आप ये रोटी का डिब्बा ले जाना तो भूल ही गए। आप जंगल में जाकर खाएंगे क्या और जिन्न को देंगे क्या? अरे हाँ हाँ,
तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लाओ लाओ, इसके बिना तो आज काम ही नहीं होगा। यह कहकर रतन ने रोटी का डिब्बा लिया और जंगल के लिए निकल गया। जंगल में आकर रतन लकड़ियां काटने लगा। अभी वो लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी फिर जिन्न ने उसे देख लिया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है। तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। तुमने मुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूंगा। मुझे पता है, पर मैं तो यहाँ पे लकड़ियां काटने आया हूँ। नहीं नहीं, आज तुम यहाँ से लकड़ियां नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर जिन्न रतन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी रतन ने उसे फिर से रोटी खाने को कहा। मुझे मारने से पहले लो थोड़ा खाना खा लो, जिससे तुम्हें ताकत मिल जाएगी। ये मेरी पत्नी ने बनाया है, बहुत लाजवाब है। हर बार तो जिन्न उसकी बातों में आकर उसकी भभूति मिली हुई रोटी खा लेता था, पर इस बार उसने मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना तेरा ये खाना। पता नहीं इसे खाने के बाद मुझे क्या हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता है, तुम पहले ये खाना खा लो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। रतन के इतना आग्रह करने पर जिन्न ने फिर से उस रोटी को खा लिया और वह फिर से रतन के वश में हो गया। इसके बाद रतन जिन्न से अपने सारे काम करवाने लगा। उसने बड़े बड़े पेड़ों को जल्दी जल्दी कटवाया और उससे कहा। चलो अब इस गट्ठर को उठाओ और इन्हें मेरे घर पर ले चलो। उसके बाद जिन्न ने उस गट्ठर को उठाया और रतन के घर पर ले आया। पर तभी अचानक उस पर से उस भभूति का प्रभाव खत्म हो गया और उसने रतन से कहा। यह मैं क्या कर रहा हूँ? और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर कब आया? सच सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं किया मैंने, पर अब मैं करूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर जिन्न रतन को मारने के लिए आगे आया कि तभी रतन ने बची हुई सारी भभूति को जिन्न के ऊपर डाल दी। भभूति उसके ऊपर गिरते ही जिन्न फिर से खरगोश में बदल गया। यह देखकर रतन काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने जिन्न से कहा। अब तुम इसी तरह खरगोश के रूप में भटको, तुम्हारा यही दंड है। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब जाओ यहां से। ऐसे ही घूमना, तब तुम्हें पता लगेगा दूसरों को दर्द देने में कैसी पीड़ा महसूस होती है। यह सुनकर जिन्न वहां से खरगोश बनकर भाग गया और फिर रतन और उसकी पत्नी सरिता काफी ज्यादा खुश थे और अब रतन आराम से पहले की तरह फिर से अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल हालातों में भी अगर इंसान हिम्मत और समझदारी से काम ले तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी अपने पक्ष में कर सकता है। बुद्धि, धैर्य और अच्छाई, यही इंसान की सबसे